नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर.के. कूल आपके समक्ष आज फिर एक बार एक मुद्दा लेके आया हूँ। इश्यू है, वो इश्यू हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज के हैं, उनका मुद्दा है क्योंकि पीएम पैकेज जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो कश्मीर में इस समय रह रहे हैं, विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए डिफरेंस एरिया में क्वार्टर्स आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा? इसी विषय पर हमारे साथ हमारे पैनल में जुड़े हैं पीएम पैकेज के हमारे एम्प्लॉय एक राजन साहब और एनसी के सीनियर लीडर आजाद पार्टी से हमारे संजय दर्जी हैं और सोशल एक्टिविस्ट राकेश कोल जी हैं, पीडीपी के हमारे प्रेसिडेंट हैं माइग्रेंट विंग के सुनील भट्ट जी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। मैं पहला सवाल इस समय नमस्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज कश्मीर में गए थे। क्या वजूहात हुए कि आज पीएम पैकेज खुद परेशान है क्योंकि एक लॉर्ड जो है वो रिटायरमेंट के कगार पर है। उनके लिए आपने क्या सोच के उनको वहाँ पर बसाया था? पहले अनुज जी, आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया हमें आज यहाँ बात रखने का। जैसे आपने हमारी पीएम पैकेज की बात की, ये सही है कि ये 2009-10 में जब उमर साहब की हुकूमत बनी, तो उसके बाद हमने शुरू किया इस प्रोसेस को। तब तक ये ठंडे बस्ते में ही था। तो फिर उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ और उमर साहब ने इसमें हिस्टोरिकल सेटअप्स लेके, क्योंकि एक पैकेज थी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए और इसके लिए पूरे कानून अलग से एसआरओज अलग से बनाने पड़े। वो सारा बना के उसको तैयार करके पूरा मसौदा तैयार करके इनके हित के लिए जो ठीक था, वो सारी चीजें उसमें रखी गई थी उस एसआरओ में। वक्त के साथ चलते गए और इनके लिए जो वो रूल्स और रेगुलेशंस थे, वो भी साथ-साथ में चलते रहे। बट जी, अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद हालात चेंज हो गए और जी, हालातों में काफ़ी बदलाव आया। यहाँ तक कि जी, कानून भी सारे चेंज हो गए। तो जो इनका रहने-सहने का है, वो हमने पहले से ही, आपको पता होगा कि जब हमने पैकेज उस टाइम दी, तो उसके बाद पहला हमें हमारे पास जो इश्यू आया, वो आया इनके ये रहने के लिए। तो उसके जी, लिए भी फिर उस टाइम सेटअप्स उठाए गए और इनके रहने के लिए बंदोबस्त किए गए और तमाम ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया गया कि इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर नहीं पोस्टिंग की जाएगी। ये उस टाइम एक मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी गई थी कि इनका जो भी पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर पे रहेगी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, और इनको जिनकी अकोमोडेशन हम नहीं दे पाए थे ताकि उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे इजीली अकोमोडेशन मिल पाए सिक्योरिटी एरियाज में। तो ये ओके, तब से तब की डायरेक्शंस थी। उसके बाद जी, इनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए ये अकोमोडेशन बनती गई और कुछ बड़ा स्लो प्रोसेस में इनका वो प्रोसेस चला अकोमोडेशन का, उसका भी हमें खेद है। हम फिर 14 के बाद रहे नहीं हुकूमत में, तो उसके बाद इनका प्रोसेस बहुत सारा स्लो हो गया और जैसा मैंने कहा फिर 19 के बाद तो हालात ही कुछ ऐसे हुए कि कानून भी चेंज हुए, हालात भी चेंज हुए। तो इनको दोबारा से भी एक बारी दोबारा वापस माइग्रेट होके यहाँ पे भी आना पड़ा। तो फिर उसका भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला, फिर इनको वापस जाना पड़ा। तो ख़ैर नितिन जी, उसके बाद जो मेरा सवाल जो था कि पीएम पैकेज का जो अलॉटमेंट की गई थी, जो उन्हें रहन-सहन का एक क्वार्टर दिया गया था, जिन लोगों को मिला था उस समय, क्या हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो उनके लिए वैलिड क्वार्टर हैं या उनको वापस जम्मू आना पड़ेगा? ये देखिए इसका वही थोड़ा-सा बताइए। मैं वही कहना चाहता हूँ। मैंने तभी कहा कि जो 19 के बाद जो कानून चेंज हो गया ना, जैसे इनका पोस्ट भी था, हमने जी, इनका रखा हुआ था एसआरओ में कि जब इनकी प्रमोशन हो जाएगी उसके बाद ये अपने-अपने जो कैडर है उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। बट ओके, जब जब 19 के बाद ये हुआ, उसके बाद उस कानून पे भी टक्कर पड़ी, उस पे भी चोट आई। तो इसी तरह जब अब इनके रहने का है, मतलब जो आप कह रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा? देखिए हमारी हुकूमत फिर से आई है, अभी 4-5 महीने ही हुए। हम देख रहे हैं, हम अभी वही चीज़ें देख रहे हैं। आपने पहले भी किसी और चैनल ने भी मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी तबाही मचाई गई है पिछले 10 साल में। तो हम जी, उसको देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे चोट पड़ी है और किस-किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं इनको पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी फैसला होगा, इनके हित के में होगा और जो अच्छा फैसला होगा वही इनके लिए होगा। ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। अभी अभी हम देख ही रहे हैं, अभी हमें 4-5 महीने हो गए, हमें थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए,
और जो भी इनकी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पीएम पैकेज के, अगर इनकी कोई भी जो इनके मसले हैं, कोई भी बात होगी, आप हम तक पहुंचाइए, मैं इनको गारंटी देता हूं कि उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इस समय सुनील भट्ट जी, आपसे भी सवाल बनता है कि मुफ्ती साहब का भी एक विजन था कश्मीरी पंडित के, उनके मुताबिक कश्मीरी पंडित के लिए पैकेज और होना चाहिए, लेकिन महबूब मुफ्ती जब सीएम थी उन्होंने उसके लिए कोई एडिशन पैकेज नहीं निकाला। क्या कहना सर आपका? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे जो पैनलिस्ट है, फेलो पैनलिस्ट, उनको नमस्कार, और तमाम व्यूअर्स को नमस्कार। जैसा कि ये पीएम पैकेज एक बहुत सेंसिटिव इशू है, ये पिछले 2010-2011 से चल रहा है। पीएम पैकेज पहले समझना चाहिए भाई है क्या ये। जो हमारे कश्मीर में उस टाइम 90 में मुलाजिम थे, कम से कम 28,000, वो यहाँ आ गए, उनके जो पोस्ट थे वो खत्म हो गए। ये जो पीएम पैकेज बनाए, आरजी पोस्ट उनको दिया गया। ये जो ही वो कोई रिटायर होगा वो पोस्ट खत्म हो जाएगा, जो ही कोई भगवान ना करे मर गया वो पोस्ट खत्म हो जाएगा। ये पीएम पैकेज के असली है। अब उन्होंने क्या किया उस टाइम, सेंटर और स्टेट ने क्या किया, उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन थ्रू पीएम पैकेज करा दिया कि रिहेबिलिटेशन भी करेंगे और पीएम पैकेज, ये जो 6,000 ये यूटिलाइज हम करेंगे वहां कश्मीर में। उसके लिए इन्होंने किया कि हम इनका घर, नौकरी, सब कुछ इनका हम, मतलब सिक्योरिटी भी सब कुछ दे देंगे और इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। उस टाइम भी ये बात हुई है कि एक एफिडेविट दिया गया उस टाइम, जो हमने लड़ा भी कि एफिडेविट क्यों, अगर मुलाजिम लगाना है तो एफिडेविट क्यों, ये कश्मीर में ही रहेंगे। लेकिन उस टाइम क्योंकि हुकूमत नहीं थी, हमने बड़ा जोर जबरदस्ती की मगर हुआ नहीं, और पीएम पैकेज ने एक एफिडेविट देते हैं वो वहां जाने के लिए, क्योंकि वो जम्मू वम्मू कहीं नहीं आएंगे, वो वहां ही है। उसके बाद हालात दिन ब दिन चेंज होते गए। कभी बुरहान वानी का केस हुआ, कोई उससे पहले हुआ माइग्रेंट, जो फिर टारगेट किलिंग हुई, और ये यहाँ आते गए। लेकिन जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो मुफ्ती साहब ने एक बार विस्सू का ये दौरा किया, तो उसमें उसने देखा कि पानी की शॉर्टेज है। उसने आनंद फानंद में वो पाइपें बिछाई कि भाई पानी के लिए इनका नहीं, और उसका जो टारगेट था वो था 2 बेडरूम। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो वो 1 बेडरूम हो गया है जी, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी ये सेंटर से बनी थी, स्टेट ने सिर्फ वेट किया था। ये प्रॉब्लम तब से चल रही है, ये अभी रुकी नहीं है, ये अभी भी चल रही है। और एक चीज सुनील जी, सवाल जो है कि पीएम पैकेज अभी कुछ 4-5 साल के बाद कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं, क्या उनके लिए जो पैकेज की जो बात की गई थी वो कश्मीर में रहेंगे या जम्मू में आएंगे? ये सवाल है मेरा आपसे। मैंने आपके सवाल का इसी में जवाब दिया। मैंने बोला जब रिटायरमेंट होता है या भगवान करे कोई मर गया, वो पोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ये नहीं है कि ये बोलेंगे कि भाई रिहेबिलिटेशन यही है, नहीं, उसी टाइम क्वार्टर भी ले लेंगे। ये क्लियर एंड कट है, इनकी पॉलिसी यही है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें बहुत अंदर जाने, डीप जाने की बात करनी है, डीप जाने की, और 3-4 मीटिंगें करनी है, वो होम मिनिस्ट्री से हो, क्योंकि ये जो डायरेक्ट है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ये जो सारा सिस्टम हमारा है ये सारा होम मिनिस्ट्री से है। हमारा सैलरी है, हमारी रिनोवेशन है, हमारी अकोमोडेशन है, ये सब होम मिनिस्ट्री से। इसलिए मेरा ये तजुर्बा है कि जब तक हम और ये पीएम पैकेज हमारे भाई इकट्ठे ना हो जाए तब तक इस चीज का कोई समाधान नहीं होगा। आज जो गवर्नमेंट पे बैठेंगे वो बोलेंगे हमें 5 ही महीने हुए हैं, अभी आने दो, 5 साल के बाद यही हालत तब होनी है, क्योंकि इसमें जो ड्राफ्ट किया गया उस पर नजर डालनी है, जो उस टाइम का ड्राफ्ट है उस पर नजर डालनी है। मेरा भाई यहाँ है, राजदान साहब है, इनको ज्यादा पता है। मैं चाहता था कि इसको पहले बताओ कि आपको ग्रीवेंस क्या है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल
हम उस पे आगे अपनी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। पहले राजदान साहब को मौका देना, भाई आपको क्या लग रहा है, हम कहाँ आपके काम आ जाएं, और ये चलिए, बेटर मैं रहता राजन है। साहब, मैं आपको रोकता हूँ। राजन साहब, आप पीएम पैकेज के कंप्लाई हैं और आप डे बाय डे जो मुश्किलें होती है उस पर आप बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से एनसी ने बात की, पीडीपी ने बात की अभी तक, क्या लगता है कि जो पीएम पैकेज इस समय दिया गया था वो आज की डेट में कितना सिक्योर है आपके लिए? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपको, जो आपने मौका दिया, हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात रख पाए, और जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। तो अभी जो बात सुनी मैंने, अभी एनसी के जो पैनलिस्ट है उनसे मैंने बात सुनी, अभी पीडीपी के मैं सुन रहा था बात। तो देखो सर, दिक्कतें छोटी नहीं है। अगर ये जो पैकेज आया था ये 2010 से चल रहा है, इट इज नाउ 2015, सॉरी 2025, ठीक है। ओके। तो हम लोग, मुझे लगता है जैसे मतलब बीइंग इन श्रीनगर, मैं 2017 में अपॉइंटी हूँ, या मेरे कुछ भाई लोग हैं जो 2010 में अपॉइंटी थे। वो जहाँ है आज की डेट में, जहाँ वो पहले थे वहां पे वो आज भी हैं। उनके पास ना कोई सिक्योर एकोमोडेशन है, अभी भी रेंट पे रह रहे हैं हम लोग, 12-12, 15-15 हजार रुपए रेंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमें एक होप आया कि नहीं चलो अब जैसे तैसे कोई तो, आफ्टर द किलिंग ऑफ राहुल भट्ट, किसी ने एक इनिशिएटिव लिया, कोई अब लैंड आइडेंटिफाई हो गई, जेमन का जो है मतलब, या बाकी जितने भी ट्रांजिट कैंप्स में हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो मतलब ये ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए एक किलिंग की जरूरत पड़ी है। अब आप खुद सोचिए कि ये मामला कितने ही लीडर्स ने कितना सीरियसली लिया होगा। तो लिंगर ऑन हो रहा था, हमेशा ही लिंगर ऑन हो रहा था, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो वी वर गेटिंग लिंगर्ड ऑन, अथॉरिटी इनके पास थी। अभी भी हमारे पास जो अभी गवर्नमेंट है जो फॉर्म कर रही है, एनसी की गवर्नमेंट है, अभी तक कभी भी मैंने एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं सुना उनसे जहां पर वो हमारी बात कर रहे हों। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस टाइम पे ये पॉलिसी फ्रेम आउट हुई थी, कुछ फ्लॉज थे इसमें, मगर आज की डेट में ये डेडली हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर नंबर 34 जेके डीएम ट्रिपल आर की, ओके। ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट थिंग विच वी आर गोइंग थ्रू। हमारे ओके। पास SRO 43 एप्लीकेबल नहीं है। सही है, हाँ। पैरेलल हम का उम्र, हम पैरेलल ग्रेड में चलेंगे, हम कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएंगे। जो भी प्रमोशन होगी वो सुपर नुमररी पोस्ट में होंगी, ठीक है। तो अगर एक, जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, दे मस्ट बी हैविंग अ वास्ट नॉलेज ऑफ CSR एंड ऑल द थिंग, दे कैन एडवाइज मी बेटर कि क्या ये 34 डीएम ट्रिपल आर हमारे हक में है या नहीं है। चलो ये तो एक पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर हमारा ये हो गया कि अगर हम लोग आफ्टर द किलिंग ऑफ राहुल भट्ट, पहले क्या था, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट था। जो मुझे मंशा समझ आती है सरकार की, वो ये थी कि मतलब ऐसे लेमैन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे समझ आया उस पॉलिसी में ये लोग क्या करना चाहते थे। अगर मैं श्रीनगर डोमिसाइल हूँ तो मुझे श्रीनगर में ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। कोई कुपवारा से है भाई हमारा तो उसको कुपवारा जाना है, अनंतनाग वाला अनंतनाग जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये लेकिन समझ मैं आता है कि आपको उनके दिमाग में था कि, राधन 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 आपको मैं एक मिनट रोकना चाहता हूँ। माननीय जी हमारे जी एलजी मनोज सिन्हा जी ने, देखिए, एक स्टेप तो लिया। आपकी बात को मैं इसमें रोक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जैसे जैसे आपका क्लास 4 का एम्प्लॉय था, उसको प्रमोशन ग्रेड में हम्म लाया। ट्रांसफर जो इशू हम्म थे वो इशू ने क्लियर कर दिया। ये हमारे सामने उनसे भी हम्म हमने वार्तालाप की, उन्होंने ये करके दिखाया। जिस समय आप यहाँ जम्मू हम्म में आए थे, आपने प्रोटेस्ट किया था, लोग, गवर्नर ने तो ये स्टेप तो लिया। हाँ, मैं यही यही बात आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमारा कोई भी डिमांड, कोई भी जरूरत या नीड जो हमारी जी। मतलब मजबूरी थी, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी वाइफ अनंतनाग की है, मेरी अपॉइंटमेंट 2010 की है, उनको ट्रांसफर कब हुई? पोस्ट किलिंग ऑफ राहुल भट्ट। मतलब ये हाँ, सब यस, देने के लिए यस। हमें कुर्बानी देनी पड़ी है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या दिया। अगेन, मैं जो पॉलिसी बनी थी हमारी, जिस टाइम पे पीएम पैकेज आया, उस टाइम जी। पे भी मैं कहता हूँ कि हर एक बंदे को अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बसाने का यही एक मोटिव था कि अगेन वी शुड गेट इनटू कल्टीवेशन। जहां पे हमारे ओके। रूट हुआ करते थे, जहां हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे,
हम लोगों को थोड़ा सा वहां पे अपना एक माहौल अच्छा करना था, उनको बताना बिल्कुल था कि नहीं जी हम क्या चाह रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर रह सकते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ उस मेंटालिटी को, एंड आई रियली जी अप्रिशिएट कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। बट आफ्टर द यू नो किलिंग ऑफ राहुल भट्ट, एक मेजर ऑफ हॉक्स आया 34 डीएम ट्रिपल आर, जितना भी हमारा क्राउड जो कुपवारा में, अनंतनाग में, बारामूला में, अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उन सबको लेके श्रीनगर आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा कि हमारे भाई हैं, अगर उनको वहां खतरा लग रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप था। मगर जब बात आती है एकोमोडेशन की, तो इन लोगों ने तब ये क्यों नहीं सोचा, जहां हम लथपुरा में, बरबरशाह, यहाँ फलाना ढिमका, मतलब जहां जहां ये एकोमोडेशन बना रहे हैं, क्यों क्यों बना रहे हैं, ये क्यों नहीं एक ही जगह हम लोगों को मतलब एक शेल्टर दे रहे हैं। अभी बिल्कुल हमारे लिए चैलेंज क्या है, गेवन हमारा एकोमोडेशन अभी बन रहा है, या यूं कहें जी कि जी रेडी होने वाला है, 5-6 महीने और लगेंगे। इस अकेले ट्रांजिट कैंप के लिए इस टाइम पे होड़ लगी हुई है। कुपवारा वाला भाई भी बोल रहा है जी उसको भी चाहिए, बारामूला वाला भी चाहिए, या बाकी जितने भी ट्रांजिट कैंप जो जो जहां जहां से आया है उस बेचारे को बचाओ। वो गलत भी नहीं बोल रहा है, वो अभी श्रीनगर में रह रहा है, एक्सटेंसिव बेयर नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहीं बात। ऐसा तो नहीं है चलिए कि इस पर ये गवर्नमेंट ही हमें आपस में लड़वा रही है। आपके साथ और वार्तालाप करेंगे। पहले हम इस समय हमारे जी पैनल में हमारे दो मेहमान और हैं। जी राकेश जी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं राकेश जी, आप क्योंकि आप सरपंच भी रह चुके हैं, और क्या जिस तरह से आपसे सिचुएशन देख रहे हैं, आपके सामने ये पैकेज का अ, आगाज हुआ, क्या देखते हैं आप इस पैकेज को, जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद, जिस तरह से इस समय ये चिंता में है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद क्या लगता है कि और कितनी चिंता में हो सकते हैं? कौल साहब आपका बड़ा धन्यवाद, और मेरी तरफ से सब पैनलिस्ट को प्रणाम, और जो देखने सुनने वाले हैं उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के। देखिए, वो एक कहावत है, कहते हैं कि द वियरर नोज वेयर शू इज ना, चुभता कांटा कहाँ चुभता, वो पहनने वाला ही जानता है कि उसका जूता वो कांटा चुभता कहाँ है। ये पीएम जी पैकेज वाले ही जानते हैं, जो जिनको एक किस्म से इन सारी गवर्नमेंट ने यरगमाल बना के रखा है। मैं इसको यरगमाल बनाता हूँ। आज तक 90 से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने शोषण के अलावा और कुछ नहीं, इस्तेसाल जिसको बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। हमारे जज्बातों पर उन्होंने ठेस ठेस पहुंचाई है। हमारे पीएम पैकेज वाले मुलाजिमों पर मतलब एक ठेस पहुंचाई है। तो जिसको जो बन पाया उन्होंने कोई कसर कमी नहीं की है। मेरे राजदान साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक हमने कुर्बानी नहीं दी तब तक गवर्नमेंट के होश ठिकाने आए नहीं है। वरना हस्बैंड अनंतनाग में था तो उसकी बीवी बारामूला में थी, कुपवाड़ा में थी। ये मैंने खुद देखा है। मैंने वो भी देखा। जब मैं मटन गया तो मैंने एक ही कमरे में 4 किचन भी देखे हैं। ऐसा नहीं कि हमने इस चीज का अंदाजा नहीं है। जब मुझे बिल्कुल इन बिल्कुल चीजों का बिल्कुल अंदाजा है, तब मैं सच बताता सही हूँ बात, आपको। सच तब मैं बात। बताता हूँ आपको ये चीजें हैं। आजकल आपको पता है, मैं इन चीजों में डरता नहीं, मैं सामने बोलता हूँ। जो भी है, जो भी गवर्नमेंट आज तक आई है, जिसने भी किया है, उसने अपने ही वो वार्तालाप ही रखी है, कश्मीरी पंडितों को एक तमाशा बनाया है। पीएम पैकेज आई, बहुत अच्छी बात है। ड्राफ्टिंग इसकी क्या हुई सबके सामने पता है। कंडीशंस क्या है सबके सामने पता है। एफिडेविट क्यों लिया वो सबको पता। लगो रहने दो यार, उधरी इनको क्या कर रखो साइड में ही, उधर उधर ही सड़ते रहेंगे। ठीक है, सांस भी नहीं इसको बोलते हैं, सांस भी नहीं लेने दी। आज भी किस वातावरण में है, जब आज के जी सीएम साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी के बगैर कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि उसको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पार्लियामेंट में भाषण, मुझे लग रहा है शायद बीजेपी वाला नहीं है, मैं उसको भी सुनाना चाहता हूँ। जो पार्लियामेंट में जो भाषण दे रहे हैं, किस किस बेस पे दे रहे हैं। कौन सी 6000 मुलाजिमों की उन्होंने वहां अकोमोडेशन दी है। आप जो अकोमोडेशन दी है, कहाँ कहाँ दी है, किसको दी है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो यार दोस्त है, उनके फैमिलीज है, वो मुझे पता वो रातें कैसे गुजारते हैं वहां, वो जी जी रिश्तेदारों के पास कैसे गुजारते हैं वहां। चुभता है इंसान को। एक एक ह्यूमिलेशन होती है, एक ह्यूमिलेशन होती है जब मैं देखता हूँ इन चीजों को, जब मैं उनके सामने आता हूँ। मगर करे क्या, हम तो बंधक तरीके से हमें बनाया रखा गया है। बोले तो सुनने वाला कोई है नहीं है। जो भी आता है, या तो उसको ऑलरेडी कानों में रुई है और आंखों में पट्टी है खुद, अगर नहीं तो किसी और ने डाली होगी। ये इस्तेसाल हमारी कम्युनिटी से हो रहा है। अब रही बात, जब ये रिटायर जाए, देखिए क्या विडंबना है। अब ये जाएंगे, आजकल ठीक है, भगवान करे तरक्की करे। पहले तो बेचारों को उनको उनको प्रमोशन भी नहीं थी। मैं कहता हूँ नमन 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 करना चाहिए, जिन्होंने ये कुर्बानी दी है। तो इनकी प्रमोशन का कुछ मसला बना, या हस्बैंड वाइफ एक जगह आए, कम से कम ये हुआ।
ये उस कुर्बानी का मसला उसकी वजह से हुआ है। रही बात जब ये रिटायर हो जाएंगे और यहाँ से वो तो निकल गए हैं और 15 साल उन्हें नौकरी भी की, परिवार भी बढ़ गया, शादियां भी की है, अब आएंगे तो जाएंगे किसके पास ही? बिल्कुल। बुजुर्ग माँ बाप को कुछ आशाएं होती है अपने बच्चों से, उसका कौन जवाब देगा? ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जेन्युइन है, जो हम देखते हैं, जो हम परखते हैं। अब कुछ लोग निकलेंगे, वो अपना वो बनाने के लिए गवर्नमेंट से हाथ मिलाएंगे और लगभग मेरे हिसाब से 4000 4500 लोगों के उनकी वो जिंदगी को मतलब दाव पर लगाएंगे। वो भी एक अच्छी बात नहीं। मैं उन लोगों को भी कहता कि वक्त रहता नहीं है, थोड़ा सा संभलो और जो मुश्किलात में है, मुसीबत में हमारे ये भाई है वहां, बिल्कुल बहनें है बिल्कुल वहां, सही बात आपकी। उनका साथ दे दो, उनकी बात सुनो, उनकी बात को आगे तक पहुंचाओ। देखिए आज मेरे सामने जो भी, चाहे पीडीपी है, चाहे ये है एनसी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अब आजाद साहब की पार्टी है, देखिए शासन तो सबने किया ना, बिल्कुल। हर किसी को इन्होंने तारीफ की ना। चले इसी बात पर हम आजाद साहब के जो नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय दर साहब। और संजय दर साहब, देखिए आपने तो सुना पैनल ने क्या कहा। अब आप क्योंकि आजाद साहब ने भी ये रोल निभाया है कश्मीरी पंडितों का। आजाद साहब भी चाहते थे कश्मीरी पंडितों के लिए कोई अच्छा करे, लेकिन क्या लगता है कि जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को देख रहे हैं और किस तरह से आजाद साहब ने भी वो सोच समझ के जगती की बात की। जगती टाउनशिप में हम आए थे, आजाद साहब जगती में भी आए थे, लेकिन उन्होंने खुद कवाडरों की बात की कि कवाडर यहाँ पर खस्ता हालत में है। लेकिन जब वो सरकार में उनको पता थी कि मैं कहाँ इनको ले रहा हूँ। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी इस अहम जो इशू है माइग्रेंट्स का, इसमें बुलाया। और व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं और जो हमारे भाई इसमें अच्छे लोग आए हैं, आपने बुलाया है, मैं इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि इनके साथ मुझे पैनल में बैठने का मौका मिला। रहा सर पीएम पैकेज का सवाल। पीएम पैकेज जो है, सबसे पहले जो ये पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी बनी थी ठीक, लेकिन इसमें जो उस टाइम के जो इनके अपने ही लोग थे जिन्होंने ये जो एफिडेविट का मसला करा दिया, बॉन्ड लिखवाया, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। नंबर दो इसमें ये था कि जो ये पीएम पैकेज है, इसमें हम बार बार मैंने आजाद साहब से भी इसके बारे में परसों भी बात की कि ये मैंने सुना, ये जो बता रहे हैं आजाद साहब कि जो रिटायरमेंट होगा उसके बाद उनको वहां से क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, ये सच बात है। लेकिन मैंने ये बात उठाई है, उन्होंने ये बोला है कि जो पीएम पैकेज है, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय है, जो वहां पे अगर ये एक साइड से सेंटर बोल रहा है कि हमने 6000 वहां पर सेटल करा दिए पीएम पैकेज, और वो कैसे उनको वापस वहां से ला सकते हैं, ये सरासर गलत है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी तक संजय जी मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने ये बात नहीं सुनी है, कहीं से भी नहीं सुनी है। पहले मैं आपको ये चीज से अवगत करा दूं, हम ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं कि आफ्टर हमारे पीएम पैकेज भाइयों के साथ रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। देखिए मैंने अभी तक ये कहीं नहीं बात सुनी है। अब ये क्योंकि हमने मुद्दा उठाया है, हमने इसलिए उठाया कि हमारे भाई लोग बहने वहां पर बस चुके हैं, क्या उनके साथ आफ्टर रिटायरमेंट के साथ क्या होने वाला है, यही हमारा टॉपिक है। ये गलत बात है ना सर, अगर पीएम पैकेज वहां इतने साल से जो कि इतने बदतर हालातों में वहां पर वो बस रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय को वहां से बोलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट कि आप जी वापस चले जाओ? ये तो सवाल ही पैदा नहीं है। इसमें हमारा सभी लीडरों का, इसमें जितने भी कश्मीरी पंडित लीडर्स है, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, उन सबको इन पीएम पैकेज के पीछे खड़ा रहना चाहिए, एक ही मकसद से कि नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है, ये हम होने नहीं देंगे। एक आवाज होनी चाहिए, ये मेरी सोच जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं है।
लेकिन पॉलिटिकल बैग जो है, इनको सभी पार्टियों को वन वॉइस होनी चाहिए कि नहीं जी हम आपके साथ है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई पार्टी अपना क्रेडिट लेगा कि नहीं जी मैं कराऊंगा नहीं, इसमें सबको यूनानिमसली एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। कि एज ए कश्मीरी पंडित, सबसे पहले हम कश्मीरी पंडित हैं, क्योंकि अगर ये इनके साथ ऐसा करेंगे तो रिहैबिलिटेशन की फिर दूर की बात है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिहैबिलिटेशन करेंगे, इसलिए रिहैबिलिटेशन सेकंड मुद्दा है, आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि इनकी जो, अगर इन्होंने रिहैबिलिटेशन की है उसको कैसे इनको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे इनको हम अपना सपोर्ट देंगे, लेकिन वो सभी पार्टी को। लेकिन इसमें एक चीज है कोल साहब कि इसमें ये जो 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, एनसी को अभी हम नहीं बोल सकते कुछ, एनसी को 4 महीने हो गए, हम इसका जो सारा कसूर जो है वो बीजेपी को चढ़ता है, क्योंकि बीजेपी 10 साल तक कहाँ थी, उन्होंने इनके मुद्दे क्यों नहीं उठाए, इन्होंने इनका, अगर इनकी ये समस्याएं आएगी तो उनको क्या पता नहीं है इनके मामले का कि इनकी समस्याएं क्या है, इनके क्वार्टर कैसे रिपेयर होंगे, वो बिल्डिंगें कहाँ रखी है मुझे पता है, मैं विजिट करके आया हूँ, मैंने देखा है कहाँ पहाड़ों के नीचे इन्होंने रखा है, वहां पे रोड है, रोड नहीं जाता है सर, दीवार नहीं है, वहां पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, 4 मंजिलों पर गैस सिलेंडर चढ़ाना पड़ता है। तो आई हैव सीन ऑल द जितने भी क्वार्टर्स है हमने देखे हैं, और वो इनकम्प्लीट है। आप देखो कुपवारा में देखो वो सारे इनकम्प्लीट है, मटन में जाओ वहां पे इनकम्प्लीट है। इसलिए गवर्नमेंट को सबसे पहले रेंट पे जो लोग बेचारे परेशान है, वो ये जो सही कह रहे हैं 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए किराया दे रहे हैं, अरे गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हम सभी को, हमें सभी पार्टीजों को एक बार इसके बारे में, मुझे लग रहा है रिलीफ कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए कि सर ऐसे बात है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और आगे बात कीजिए, ना कि आप पर्सनल लेवल पे नहीं, आगे बढ़ा दीजिए। बाकी हर पार्टी जो है, चाहे जतिन जी है, चाहे हमारे सुनील जी है, राकेश जी है, ये भी अपने प्लेटफॉर्म पर अपने जो हमारे चेयरमैन है या हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनसे भी अपने फोरम में ये बात कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमें इस वक्त ये सोचना है कि हमारा पैकेज का भविष्य खतरे में है, तो हमारा भविष्य कहाँ है फिर? बिल्कुल, जो जिस तरह से आपने सुना, भविष्य कहाँ है? जिस तरह से नितिन जी आपने सुना कि इस समय सरकार को 5वां महीना चलना शुरू हो गया, 5वां महीना, आप क्योंकि पीछे सरकार आपकी थी जब ये पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था, उमर साहब की सरकार थी, आज फिर उमर साहब की सरकार है, उम्मीदें आप पर लगी हुई हैं, लेकिन हम भी उनसे मिलते हैं, हम उनसे बात की हमने सीएम साहब से, अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए क्या सोचा है उन्होंने और क्या प्लान है, क्योंकि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन तो बताएं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, ये लगे भी हमारे टाइम ही है, मतलब लगाया भी हमने ही, जैसे हमने वो डेली वेजर्स की बात की, सीएम साहब ने कहा लगाए भी हमने ही और हम ही इनको परमानेंट भी करेंगे। इसी तरह ये पीएम पैकेज वालों की जो बात है ना, आपने बीच में राजदान साहब को कहा था कि एलजी साहब ने आपके लिए ये किया, आप देखिए, अगर आप एसआरओ देखेंगे, जब हमने इनको लगवाया था एसआरओ उस टाइम का देख लीजिएगा, और उस टाइम पता कर लीजिएगा जो 2009-10 के लगे हुए ना, उनके लिए हमने पर्टिकुलर वो रखा हुआ था कि जो मैरिज होगी, मैरिज वाले में वो ट्रांसफर, इंटर ट्रांसफर वो। लेकिन जितेंद्र जी, मैं भी सरकार में, क्योंकि मैं भी सेक्रेटरीट जाता था, कोई काम होते थे, लेकिन मेरे भी रिलेटिव्स थे जो पीएम पैकेज में लगे हुए थे, लेकिन वो उसमें उनकी ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं की, क्योंकि सरकार आप ही की थी। नहीं ट्रांसफर, मैरिज वाले में ट्रांसफर रखी हुई थी, मैरिज की नहीं हो रही थी, मैरिज की हो रही थी। मैं आपको दिखाऊंगा, कैंडिडेट भी दिखाऊंगा आपको कि जिनकी ट्रांसफर हुई थी उस टाइम में। चलिए बढ़िया, विषय वो नहीं है अभी, अनुजी, वो विषय नहीं है। अनुजी, पॉलिसी वॉज देयर, अनुजी पॉलिसी वॉज देयर, ये सही बोल रहे हैं, पॉलिसी थी, जो भी मैरिज ग्राउंड था, कपल ग्राउंड था, उनकी ट्रांसफर होनी थी, मगर इसमें बदकिस्मती ये है कि ट्रांसफर बहुत रेयर होती थी। ये मेरी बात है, बहुत रेयर होती थी। तभी मैंने कहा एक्चुअली राजनाथ जी, मुझे जो, और अनुज जी, जो मुझे आपको बताना था, मुझे ये कहना था कि जैसे हमारे संजय जी ने कहा ना, पिछले 10 साल में रिकॉर्ड देखिए ना, इन्होंने सही कहा कि उनको एक किलिंग के बाद, एक
मतलब वो कुर्बानी देने के बाद इनकी ट्रांसफर होगी, जो हमारा ऑलरेडी रूल में रखा हुआ था। ये देखिए क्या प्रोविजन में था। जतिन जी एक बात प्रोविजन provision पहले में ही था। रखा हुआ था। इसलिए मैं चलिए कहना चाहता हूँ बट साहब, सुनील जी आपकी पार्टी भी हुकूमत में मैं थी, 2 मिनट पीडीपी और बीजेपी सरकार में थी, लेकिन आपने भी कश्मीरी पंडितों का कोई मसला जागृत नहीं किया, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई कि जो आज हमें दिखाई दी। अनु जी, मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी सेंटर पीएम पैकेज जो पॉलिसी थी, ये रिहेबिलिटेशन और पीएम पैकेज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। ऐसा हाँ, नहीं है, रोल ये था, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बनता है। हम बताऊंगा, अपने आप को फ्री नहीं कर सकते, हम अपने आप को हम पल्ला नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर ने बनाए, जो भी गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर में, उनको सिर्फ क्लास बनाया गया। बिल्कुल, क्लासों की मेहरबानी से ही आज पीएम पैकेज दरबदर हो रही है। नहीं, दरबदर नहीं है। आप नहीं, आप इसको देखिए। आप एज ए मतलब ऐसे बात नहीं ना कीजिए कि क्रिटिसिज्म करना है तो क्रिटिसिज्म करेंगे। राकेश जी, मैं राकेश जी से भी नाराज हूँ। इन्होंने कहा नहीं, मैं राकेश जी से भी, मेरी बात सुनिए, मैं राकेश जी से भी नाराज हूँ। मैं इनसे वो तवक्का नहीं करता था, क्योंकि ये बोलते हैं तो सच पे बोलते हैं। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। एक मिनट मैं पहले बोलूं फिर आप कर लीजिएगा कंप्लीट। मैं बोलूं फिर आप। पहले सुनील जी को बोलने दीजिए, पहले सुनील जी को बोलने दीजिए। फायदा है इसका। देखिए, आपने अपना तथ्य रखा, ठीक है। आपको कोई बात मेरी बुरी लगी तो आप जवाब दे देना, कोई बात नहीं है, भाई है आप। देखिए, आपको अगर ज्यादा पता है, ठीक है, मेरे को कम पता होगी, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि एमसी ने किया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला जो पीएम पैकेज है वो मनमोहन सिंह की है, सिर्फ जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उस टाइम थी उन्होंने क्लासेस बनाए, बस ये मैंने बोला। मैंने ये नहीं बोला कि एनसी ने किया। नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा रोल बनता है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर थी, उनको उसको ड्राफ्ट करने के लिए दिया कि क्लासेस क्या होंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे। सुनील जी एक मिनट है। हम सारे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। हम एक दूसरे के काम आने वाले, एक दूसरे के काम आएंगे। हमें पार्टी लाइन से, मुझे किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। बात सुनिए एक बार। जब हमारी माइग्रेशन हुई थी तो एनसी की सरकार थी, तो मुफ्ती साहब दिल्ली में थे। जितनी रिस्पांसिबिलिटी मुफ्ती साहब की थी हमारी सरकार थी, हमारी नहीं थी सरकार। नहीं सरकार आपकी थी। 19 जनवरी को हमारी सरकार ने इस्तीफा दे चुके थे और सेंटर में मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी। मिलिटेंसी आपके गराउंड में लाई थी, सब कुछ सामने रिकॉर्ड है, तथ्य है, सब कुछ तथ्य है। आप भाग नहीं सकते हैं। ये बदकिस्मती है कि बीजेपी वाला नहीं है, वरना मैं उसको भी सुना देता। उनको 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं है, बीजेपी वाला नहीं है, बदकिस्मती है, उसको 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। वो भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। वो बीजेपी वाला भाग नहीं सकता है। कहीं और ले रहे हैं। एक बात है, जो हमारा जो मुद्दा है वो है पीएम पैकेज का। अपनी पार्टियों से उठे, गलतियां हुई है, चाहे मुझे लगता है साहब आप क्या कहेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट बताइए, क्या बोलेंगे आप? पीएम पैकेज को सारी राह पर छोड़ दिया है। देखिए, ये पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, जितना मुझे समझ आता है ये पॉलिटिक्स होती रहेगी। मगर अब प्रॉब्लम ये है, से स्टार्ट हो गई, चलो अभी तक गलतियां चल रही है। कौन सी गवर्नमेंट गलतियां चल रही हैं, मगर अब इसके आगे जो मैं चाहता हूँ, पीएम पैकेज कैसे रिहेबिलिटेट हो जाएगा। अगर रिहेबिलिटेट हो, सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये है, जितने भी पैनलिस्ट हैं, चाहे वो एनसी के हैं, पीडीपी के, कोई भी है, पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू लुक एट पीएम पैकेज? इज इट अ रिहेबिलिटेशन पैकेज और इट इज एन इकोनॉमिकल पैकेज? ये क्वेश्चन आप बीजेपी के जो भी पैनलिस्ट होंगे जो नहीं आए, उनके भी जरूर एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कोट कीजिएगा कि ये जो पैकेज था जब लाया गया तब ये DMRRR, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, उनके अंडर है। हमारे जो भी रूल्स अमेंड होते हैं DMRRR करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे हमें ये बोला जाता है कि नहीं जी, ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वाला पैकेज तो है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं रिटायरमेंट के बाद भी उस जगह पे रहता जहां मैंने जिंदगी के अपने 25 या 30 साल दिए होते, राइट, कश्मीर में दिए होते। अगर मुझे खबर मिल रहा है, मुझे लगा
आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी राजन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजन की है। जी जी हेलो हेलो जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। जी जी हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह नहीं, फिर से राजदान साहब, फिर से। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी बोलिए बोलिए जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी जिंदगी के 25 साल मैं अब यहाँ बिताऊंगा अपना, जो भी मुझे ट्रैकेड अकोमोडेशन मिलेगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ जी आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया, अब आप यहाँ के वैकेट कीजिए। उस एज में, जी रिटायरमेंट की एज में, बताइए मुझे अपना नया घर बनाना है या मुझे कुछ नया देखना है, क्योंकि पेंशन तो अब है नहीं, है ना, अब जी एनपीएस है, पेंशन तो नहीं है उतना। मेरे को लगता है कि जो आज इतनी महंगाई है तब कहाँ होगी, तब मुझे अपनी जगह कहाँ ढूंढनी है। क्या बिल्कुल। मुझे फिर से माइग्रेट होना है वापस जम्मू? संजय जी तब मैं सवाल का कहाँ जवाब जाऊंगा दीजिए संजय जी। और मैं संजय किन जी जवाब लोगों दीजिए। को अपना बोलूंगा? संजय जी जवाब दीजिए संजय जी। देखिए सर, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि ये जो समस्या है ये बहुत गहरी समस्या है, क्योंकि गंभीर ये समस्या है। जो इनकी जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हम इसको एक इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते कि आप अब सभी जो पैनलिस्ट है ये आपस में वो पिछले मुद्दे गाड़ रहे, उसने ये किया, हमें वो नहीं करना है। हमें देखना है कि इस सोल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे होगा। लेकिन ये तभी बिल्कुल। होगा जब हम यूनानिमसली एक होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक हम वो अलग बताएंगे हमने क्या किया, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमने यही काम किया ना, इसीलिए हम पीछे हो गए। हम पिछले मुद्दों को वही डाइवर्ट कर रहे हैं, उसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन हमारा जो असली मुद्दा है वो गुम हो जाता है, वो दब जाता है, वो वहीं रहता है, वो परेशान हो वहां की वहीं रह जाती है। इसलिए हमारी एक ही बात है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी पैनलों से, सभी जो पार्टी से अच्छे पोस्टों पर बैठे हैं और जो बाकी है, बीजेपी को भी आना चाहिए था, उनको जवाब देना था, इसलिए वो मुझे लग रहा है नहीं आए, क्योंकि 10 साल वो रहे, वो कहाँ थे अभी तक? अगर उनको पता था कि इनकी ये समस्या होने वाली है तो आज तक वो कहाँ थे? तो ये मेजर इशू था संजय जी, कोई टेक्निकल इशू था, कारण कुछ टेक्निकल इशू था, हमारी तरफ से टेक्निकल इशू था, उनसे राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे उनको हम तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, हम तो अपने फोरम से इसको उठाएंगे दोबारा से। तो मैं सभी को बोल रहा हूं कि जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, आप भी अपने जो चाहे इनको भी बात करनी चाहिए, पीडीपी वालों को महबूबा जी से बात करनी चाहिए, सभी को अपने अपने जो आगे उनको जितनी पहुंच है वो करनी चाहिए। लेकिन क्या बोल सकते हैं आपसे? सुनील जी आप बोलिए। देखिए, सबने यही बोला, पीएम पैकेज में कोई लूप होल्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब हमने सबने इकट्ठा होके क्योंकि हम बोल रहे हैं इन्होंने पीएम पैकेज हमारा भी है, हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं। पीएम पैकेज का है और नहीं है जो हम बोलेंगे उनको उनके लिए नहीं है, हमारे पीएम पैकेज बहुत बड़ी बात। इसलिए मैं सब खास कर मैं जितेंद्र जी से कह रहा हूं कि आप एक टाइम लीजिए, सीएम से लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव और पीएम के रिप्रेजेंटेटिव पीएम पैकेज के जाएंगे, फिर ये दे देंगे, एक मेमोरेंडम दे देंगे, उसमें ये बात उठाएंगे कि ये जब रिटायर होने वाले इनको शक और शोभा ज्यादा है और ये 10th में है, आप बताइए ये क्या है, एक ऑर्डर निकालिए उस सूरत में कि नहीं, आप जहां हैं रिटायरमेंट के बाद भी आप वहां ही रहेंगे। ये मेरी राकेश जी आपका क्या कहना? राकेश जी, जिस तरह से सुनील जी ने कहा कि सीएम साहब के पास एक डेलीगेशन जाना चाहिए ऑल कश्मीरी पंडित समाज का, क्या कहना सर आपका? नहीं, बिल्कुल बात सही है कि ये पीएम पैकेज वाले अपने आप को महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम अकेले हैं, हमारी सारी कम्युनिटी को एक होके किसी के साथ कोई मतलब बाकी मुद्दों को छोड़ के, क्योंकि ये अब एक कोर इशू बन जाएगा। 2 साल 3 साल के बाद रिटायरमेंट ड्यू है, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये एक ऐसा इशू बन जाएगा, बर्निंग इशू है। तो पार्टी लेवल से उठ के हम अपनी कम्युनिटी का पहले ध्यान मतलब रखेंगे और इनके साथ इनकी जो प्रॉब्लम्स आज भी है, जो हम खुद देख रहे हैं, खुद मतलब अपने आंखों से देख के आएंगे किसको क्या
मसला है, कौन कहाँ किस घरों में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ किरायों में रह रहे हैं, और हर वक्त उनको यही होती कि क्या पता हमारा नंबर कब आएगा। तो इसलिए इस चीज के लिए हमें एक होके इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा और बाकायदा तरीके से एक पूरा जितन जी, जिस तरह से राकेश जी ने भी ये बात की और सुनील जी ने भी ये बात की और हमारे संजय जी ने भी बात की कि हमें मिलकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। और आप पर एक बोर एक और आ गया कि आप पर एक बॉल फेंकी गई है कि किस तरह से आप सीएम से अपॉइंटमेंट लेंगे और ऐसे डेलीगेशन को मिलाएंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? ये जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि सबका जॉइंट एक कंसेंसस होगा, उस पे हम करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट मैं उसके बगैर भी मैंने पहले भी जैसे इनको पूरा आश्वासन दिया, आई प्रॉमिस देम कि इनके साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं होगा। इनकी इच्छा के हिसाब से जो ये चाहते होंगे वही होगा। आई डोंट नो कि ये राजदान साहब कहते हैं कि ये 2012 के बाद के हैं, तो जिन जिन लोगों को 2009 के एंडिंग में कि 10 में अपॉइंटमेंट उमर साहब ने घर पे दी थी, उन्होंने जो अपना लेक्चर दिया था उसमें भी जो उन्होंने वर्ड्स की बताए थे ना, उससे क्लियर कट हो जाता है कि उनकी क्या इनके लिए फीलिंग है और क्या वो चाहते थे। इसलिए हमें अपने चीफ मिनिस्टर पे कोई डाउट नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब आप बोले लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? कि इनके लिए एक अच्छा माहौल बने वहां पे और ये वहां पे रहे, तो हमारी हमेशा कोशिश रही है। जाते सर आप बोले, राजा साहब क्या बोलना चाहते हैं राजा साहब? तो अभी जैसे सर बात कर रहे थे कि उनकी एक मंशा अच्छी थी, या मैं मानता हूं कि उनकी मंशा अभी भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर अभी वो रूल में है, हर एक बंदे के साथ ही चलेंगे, हर एक इंडिविजुअल के साथ चलेंगे वो, राइट। वो भी चाहेंगे कि जितने भी ये फ्लॉज है वो खत्म हो जाए। तो मेरी एक अपील आपसे जरूर है सर कि जब आप उनसे बात करें तो कुछ, जब आपकी सरकार गवर्नमेंट में आई, अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और आपने बहुत सारी चीजें चेंज की, वापस के जो चीजें जैसे थी आपने वैसे ही कर दी, राइट। तो उस टाइम पे आप 34 DM RRR कैसे भूल गए? ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अपील है कि आप वहां तक जरूर पहुंचाएं उस बात को कि ये जो 34 DM RRR है ये कैसे आपके ये चूक कैसे गया आपसे? जेवन का मुद्दा ये कैसे छूट गया? या जितना भी अकोमोडेशन है वो मुद्दा कैसे चूक गया आपसे? करियर प्रोग्रेशन का मुद्दा कैसे चूक गया? जी जी जी, हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि जितने भी पैनल्स हमारे सहयोगी जुड़े थे उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये विषय आगे भी बढ़ता रहेगा और आगे भी हम इस पर मंथन करेंगे। और तब तक आप जुड़े रहे मर्चल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।